આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય સંયોજક અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાતની પ્રવાસે આવ્યા હતા અને ગુજરાતના પ્રવાસ એમનો 2 દિવસનો રહ્યો. પ્રવાસ દરમિયાન શું અનુભવ એમણે કર્યો છે અને જે મિશન સાથે અરવિંદ કેજરીવાલ ગુજરાત આવ્યા હતા એમની સાથેથી જાણીએ શું અનુભવ એમનો રહ્યો છે. અરવિંદજી, आपने 2 दिन गुजरात में बिताए, क्या क्या अनुभव आपका रहा? मैं यहाँ गुजरात का विकास देखने के लिए आया था, क्योंकि पिछले 1 साल से मीडिया और मोदी जी खूब बोल रहे हैं कि गुजरात में राम राज आ गया, गुजरात में सब लोग बहुत सुखी हो गए, गुजरात में भ्रष्टाचार ख़त्म हो गया, गुजरात में शिक्षा बहुत अच्छी हो गई, स्वास्थ्य बहुत अच्छा हो गया. तो मैं भी देखने की एक जिज्ञासा थी, सीखने की कि कैसे हो गया, क्या हो गया, और देखने की अपने से. लेकिन पिछले 24 घंटे में मैंने जो कुछ देखा है वो तो बिल्कुल उल्टा नज़र आ रहा है. यहाँ तो भ्रष्टाचार का भारी बोलबाला है. लोग बताते हैं कि सरकारी दफ्तर में कोई भी काम बिना पैसे के नहीं होता है. लोगों ने बताया कि कैसे तलाटी की नौकरी में 10-10 लाख रुपए लगते हैं. लोगों ने, एक लड़के ने बताया 33 लाख रुपए मांग रहे हैं जी, मैं रजिस्ट्रार की, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की नौकरी के लिए गया था. पुलिस की ट्रांसफ़र पोस्टिंग में होम मिनिस्टर बताते हैं को पैसे जाते हैं. उसके बाद ये बीपीएल कार्ड बनवाना हो तो पैसे देने पड़ते हैं, इंदिरा आवास योजना लेनी हो तो ये तो पूरे देश में चल रहा है. भ्रष्टाचार कहाँ कम हो गया? एक आम आदमी की ज़िंदगी तो वैसे बर्बाद हो रही है यहाँ पे. उसके बाद इन्होंने बताया स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत अच्छी है. मैं एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर में गया, वो बिल्कुल खंडर है, और वहाँ लोगों ने बताया कि आसपास के सारे गाँव में प्राइमरी हेल्थ सेंटर है ही नहीं, बस ऐसे ही खंडर पड़े हुए हैं. कोई डॉक्टर, मतलब दीवारें टूटी हुई हैं, छतें हैं नहीं, और कूड़ा ही कूड़ा भरा पड़ा है वहाँ पे. उसके अंदर कोई था ही नहीं, कभी फंक्शनल ही नहीं था. रेफरल हॉस्पिटल जो सेकेंडरी हॉस्पिटल हैं उसमें गए तो वहाँ पे अभी एक हॉस्पिटल से आ रहे हैं मालिया से, वहाँ पे 43 में से केवल 16 कर्मचारी हैं, बाकी की पोस्टिंग ही नहीं हुई है. और जो 16 कर्मचारी हैं वो भी आते नहीं, हफ्ते में 1 बार कोई आता है, हफ्ते में 2 बार आता है. तो लोगों की हालत बिल्कुल ख़राब है. हेल्थ सर्विसेज के नाम पे ज़ीरो है. शिक्षा का भी वही हाल है, सरकारी स्कूलों का भी वही हाल है. किसानों से बात की, किसानों ने कहा जी पहले थोड़ी बहुत सब्सिडी मिला करती थी, अब नरेंद्र मोदी जी ने आने के बाद सारी सब्सिडी बंद कर दी है हम लोगों की. और उनको बड़ा दुख था. उन्होंने कहा कि टाटा को तो हज़ारों करोड़ की सब्सिडी दे देते हैं, अडानी को तो हज़ारों लाखों करोड़ की सब्सिडी दे देते हैं, हम लोगों को सब्सिडी नहीं देते हैं. तो किसानों के खिलाफ हैं मोदी जी, आम आदमी मछुआरों के खिलाफ हैं मोदी जी, आम आदमी गरीबों के खिलाफ है मोदी जी, गाँव वालों के खिलाफ है मोदी जी. विकास किसका हुआ? तो पता चला विकास तो हुआ, विकास केवल अंबानी और अडानी का हुआ. गुजरात को मोदी जी नहीं चला रहे हैं, गुजरात को अडानी चला रहे हैं, अंबानी चला रहे हैं. तो इसकी आगे की रणनीति अब आपकी क्या होगी? आम आदमी पार्टी की रणनीति आगे क्या होगी? हमारी रणनीति यही होगी कि गुजरात की जो सच्चाई है वो इस देश के लोगों के सामने हम रखेंगे. उसके बाद इस देश के लोग तय कर लें कि वो गुजरात की किस्म का भारत चाहते हैं या अलग किस्म का भारत. यही भ्रष्टाचार, यही लूट. अगर आज अंबानी और अडानी गुजरात पे राज कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं कि अडानी का राज और अंबानी का राज पूरे देश के ऊपर आ जाए? ये सच्चाई देश के सामने रखनी पड़ेगी. इस देश के साथ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र खेला गया पिछले 1 साल से, कि मीडिया ने, कुछ मीडिया के लोगों ने मोदी जी से या तो पैसे लेके या दूसरी वजह से, जो भी कारण रहा, उन्होंने ऐसा प्रचार किया कि गुजरात के अंदर राम राज आ गया, जो कि बिल्कुल झूठ है. सारी फिगर्स झूठ हैं, सारा का सारा जो अभी तक कहा गया वो बिल्कुल गलत है. केजरीवाल जी, दूसरी अगर बात करें कि कई अनुभव आपको हुए इस आपकी गुजरात के दौरे के दौरान की बात अगर करें तो इस अनुभव को आप कैसे बयां करेंगे? जैसे राधनपुर की बात करें, खोराई की बात करें. जो मेरे ऊपर अटैक हुए हैं वो तो होना ही था, वो तो वो लोग करेंगे. आपने एक चीज़ नोट की होगी, कहाँ कहाँ मुझे काले झंडे दिखाए गए. वहाँ जहाँ दिखाए गए जहाँ पे कुछ ना कुछ कमजोरी थी, वहाँ पे मुझे पहुँचने से रोकने के लिए कोशिश की गई. मेरी कार का शीशा तोड़ दिया गया ताकि मैं नर्मदा कैनाल तक ना पहुँच पाऊँ. आज मेरे को उस अस्पताल के अंदर नहीं घुसने दिया गया. उस अस्पताल के अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, इसका मतलब. तो इनकी पूरी कोशिश थी कि मैं वो पॉइंट्स ना देख पाऊँ, भंडा ना फूट जाए. लेकिन अब तो भंडा फोड़ हो गया. सच सच होता है, सच झूठ नहीं होता, सच तो निकल आता है. केजरीवाल जी, दूसरी अगर बात करें, आज जैसे गांधीधाम में हुआ, गांधीधाम में जो कुछ युवा बीजेपी के समर्थक थे, उनका कहना था कि आप सिर्फ नरेंद्र मोदी का विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस का नहीं कर रहे हैं. मुझसे ज़्यादा कांग्रेस का विरोध किसी ने किया है क्या? बीजेपी ने कभी कांग्रेस का विरोध किया क्या? बताओ. आज मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए, अगर हिम्मत है तो नरेंद्र मोदी सीधे सीधे सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ लड़के दिखाएं. क्यों नहीं लड़ते? कमज़ोर आदमी को क्यों खड़ा करते हैं? अगर हिम्मत है तो सुषमा स्वराज या अटल LK अडवाणी या अरुण जेटली जी राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खिलाफ लड़े. क्यों नहीं लड़ते?
शीला दीक्षित के खिलाफ 15 साल से बीजेपी क्यों नहीं लड़ी थी? शीला दीक्षित को किसने हराया था? केजरीवाल ने हराया था, बीजेपी वालों ने नहीं हराया था। बीजेपी की तो सेटिंग है। और कहते हैं हम कांग्रेस के खिलाफ नहीं बोलते। अरे आप नहीं बोलते, आपकी सेटिंग है। कांग्रेस के साथ मिलके आप देश को लूट रहे हो, देश को बेवकूफ़ बना रहे थे। इस बार आम आदमी पार्टी, इस बार देश का आम आदमी बीजेपी के भी दिग्गज नेताओं के सामने स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट खड़े करेंगे और कांग्रेस वालों के खिलाफ भी। कुमार विश्वास लड़ रहा है इस बार, हमारा सबसे इम्पोर्टेंट नेता। राहुल गांधी को भी हराना है और मोदी जी को भी हराना है। मोदी जी के सामने आप चुनाव लड़ेंगे? देखते हैं अभी कुछ मोदी जी बताएं तो सही कि कहाँ से लड़ेंगे। अच्छा, दूसरी बात करें कि दिल्ली के चुनाव आपने लड़े, दिल्ली के बाद अब लोकसभा चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, तो किस तरह का माहौल दिल्ली और गुजरात दोनों राज्यों के बीच क्या मतलब दिखा आपको विकास के बात को लेकर? विकास का पूरा ढोंग है, पूरा का पूरा नाटक है जो मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल किसानों के खिलाफ हैं। अगर ये सारी बातें जो हम लोगों को मिल रही हैं, ये अगर देश के लोगों को पता चल जाए, मोदी जी को एक वोट नहीं मिलेगा देश के अंदर। सारा का सारा ढकोसला है जो विकास के नाम पे मोदी जी ने पिछले 1 साल से प्रचार किया है। ये सारे तथ्य हमें जनता के पास लेके जाने हैं। अरविंद जी, दूसरी बात, नरेंद्र मोदी प्रचार कर रहे हैं कि वो एक चाय वाले हैं, एक सामान्य आदमी है। और पूछना चाहता हूँ, चाय वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कहाँ से आए? मोदी जी सारा दिन हेलीकॉप्टर में घूमते हैं, मोदी जी सारा दिन प्राइवेट हवाई जहाज़ों में घूमते हैं। मोदी जी ये बताएं उनके पास कितने हेलीकॉप्टर हैं? मोदी जी ये बताएं उनके पास कितने हवाई जहाज़ हैं? मोदी जी ये बताएं कि एक चाय वाले के पास इतने हेलीकॉप्टर कैसे आए? वो हेलीकॉप्टर किसके हैं? अंबानी के हैं, अडानी के हैं? उन्होंने फ्री में दे रखे हैं या मोदी जी ने पैसे दिए उनको? बताएं मोदी जी। चाय वाला अरे त्याग क्या किया आपने देश के लिए? क्या किया आपने तो बटोरा। कई मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कई मुद्दे हैं। क्या मानते हैं आप, कौन कौन से मुद्दों को लेकर के पार्टियों को आगे आना चाहिए? जो दोनों पार्टीज़ हैं, कांग्रेस और बीजेपी, जो सालों से देश पर एक के बाद एक राज भी करती आई हैं, तो क्या मुद्दे हैं? ईमानदार राजनीति, एक ही मुद्दा है, प्यार और मोहब्बत की राजनीति। मोदी जी अगर अंबानी के हवाई जहाज इस्तेमाल करेंगे तो जीतने के बाद वो अंबानी की सेवा करेंगे। मोदी जी अगर अडानी के हवाई जहाज इस्तेमाल करेंगे तो जीतने के बाद वो पूरे देश की ज़मीन अडानी को 2 रुपये के हिसाब से, 2 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से दे देंगे। अब इस देश के लोगों को सोचना है कि क्या हमें अडानी और अंबानी की सरकार चाहिए या हमें इस देश में ईमानदार राजनीति चाहिए। अरविंद जी, आपकी रणनीति क्या होगी? आप आगे, अभी जब मान लीजिए सत्ता में आ भी जाती है, तो आप किस तरह से आगे बढ़ेगी और किस तरह से सरकार चलाएगी? ईमानदार राजनीति। 48 दिनों की, 49 दिनों की सरकार में दिल्ली में हमने दिखा दिया कि भ्रष्टाचार 49 दिनों के अंदर, मैं नहीं कह रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया ने सर्वे कराया, एक और एजेंसी ने सर्वे कराया, 48 दिनों के अंदर दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार का लेवल बहुत कम आ गया। पुलिस वालों ने पैसे लेने बंद कर दिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर भ्रष्टाचार कम हो गया, सरकारी अस्पतालों में दवाइयाँ मिलनी चालू हो गई, ऑफिसर्स ने टाइम पे आना चालू कर दिया। 48 दिनों के अंदर अगर हम दिल्ली में ये करके दिखा सकते हैं तो देश को भी बदल सकते हैं। केजरीवाल जी, दूसरा एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण ये भी है कि गुजरात में पिछले कई सालों से नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में है। क्या ऐसा कारण है कि वो बार बार चुन के आ रहे हैं? मैंने भी जनता से पूछा, मैंने कहा इतने गुस्से में हो तो क्यों वोट देते हो, बार बार क्यों वोट देते हो? कई जगह मैंने पूछा, मैंने कहा मुझे तो आप बता रहे हो ऐसे, तो क्यों वोट देते? कहते जी आप ऑपोजिशन कुछ बचा ही नहीं है। मोदी जी या तो उनको खरीद लेते हैं ऑपोजिशन वालों को, या उनको डरा देते हैं, और या उनको मरवा देते हैं। 3 ही ऑप्शन है। तो આ હતા અરવિંદ કેજરીવાલ, જે પોતાની ગુજરાતની જે યાત્રા છે, યાત્રા પર નીકળ્યા હતા। વિકાસ ક્યાંય નથી, સાથે સાથે જે ભ્રષ્ટાચારનો મુદ્દો છે અને જે ટ્રાન્સપરન્સીની વાત એમણે કરી છે, ટ્રાન્સપરન્સી સાથે જો કોઈ પણ સરકાર કામ કરે અને પ્રામાણિકતાથી કામ કરે તો દેશનું જે શાસન છે, સુરાજ્યનું જે વાત છે, એ સુરાજ્યની વાત ક્યાંય ને ક્યાંય ખરી ઉતરી શકે એમ છે। કેમેરામેન અશ્વિન મોડા સાથે સચિન પાટીલ, સંદેશ ન્યૂઝ।